एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ़ होंगे। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज़ में। आज उसका पार्ट 18 है। इसके पहले पार्ट 17 आ चुके हैं। आई रिकमेंड कि आप लोग उन पार्ट 17 को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो, उसको आप लोग दूर कर सकते हैं 1-on-1 काउंसलिंग के साथ। हमारी विरोनिका मैम एक्सपर्ट आपको 1-on-1 गाइडेंस देंगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये काउंसलिंग होगी, तो इस काउंसलिंग को ज़रूर बुक कीजिएगा। और कुछ जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट प्रॉक्सी ज्ञान को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। क्रॉप के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होता क्या है, चलिए देखते हैं। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इज अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वेरियस क्रॉप्स टू ग्रो ऑप्टिमली। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो है, जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, मतलब एक अच्छे से लेवल तक, मतलब पूरा छोटे से बड़ा होने के लिए जो भी क्रॉप के लिए वाटर ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। CWR is defined as the amount of water required to meet the need of evaporation transpiration by the crop throughout its life, called crop evapotranspiration। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जो भी क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्ट होने से लेकर, मतलब छोटे होने से प्लांट की लेकर, एवापोरेशन से लेकर ट्रांसपिरेशन बाय द क्रॉप, जो भी प्लांट की जो रेस्पिरेशन होती है उसके साथ लेकर पूरी क्रॉप की जो लाइफ होती है, उसमें पूरे हमें वाटर की बहुत ही ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली वाटर, सनलाइट और द मेन थिंग्स फॉर क्रॉप ग्रोथ। सो इसको हम लोग क्रॉप एवापो ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। ये नेम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फॉर इरीगेटेड क्रॉप्स जो होते हैं, जो भी इरीगेटेड क्रॉप्स इन द सेंस जो भी वाटर इरीगेशन से उनको मिलता है, उनके लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ CWR हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय दैट ऑफ इरीगेशन वाटर। इरीगेटेड क्रॉप्स के लिए इरीगेशन वाटर चाहिए, या फिर रेनफॉल के जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए वेदर पर डिपेंड होता है कि रेनफॉल होने के बाद ही उनको वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। तो इरीगेटेड क्रॉप्स के लिए इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, विच इज़ द नेट डेप्थ ऑफ वाटर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू ए क्रॉप टू सेटिस्फाई फुल्ली इट्स स्पेसिफिक क्रॉप रिक्वायरमेंट। उनको उनकी जो लिमिट होती है वहाँ तक उनको वाटर देना पड़ता है। तो द IWR is the fraction of the CWR not satisfied by rainfall, soil water storage and ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन। जब भी रेनफॉल से या फिर ग्राउंड वाटर से जो भी वाटर उनको मिलता है, अगर उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है क्रॉप, तो उसके अलावा हम लोग जो पानी देते हैं उसको हम लोग इरीगेटेड वाटर बोलते हैं। तो ये भी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट में आता है, जहाँ हम लोग इरीगेशन वाटर देते हैं इरीगेटेड क्रॉप्स को। इरीगेटेड क्रॉप्स मतलब जहाँ जो भी ग्राउंड वाटर या फिर रेनफॉल से वाटर आता है, वहाँ वो पानी उनको सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम लोग इरीगेशन वाटर उनको देते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पर अफेक्ट करते हैं। पहले तो सनशाइन, टेम्परेचर, उसके बाद विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल टाइप। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पर इफेक्ट करते हैं। तो उसके बाद है कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट देखते हैं कि होता क्या है। 1974-1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, टू ब्रिज और नैरो द गैप बिटवीन इरीगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड एक्चुअली यूटिलाइज द मेजर एंड मीडियम इरीगेशन स्कीम्स। ये प्रोग्राम होता क्या है, जो कि गवर्नमेंट ने 1974 और 1975 में लॉन्च किया था। इसमें होता क्या है, जो भी इरीगेशन मेजर एंड मीडियम इरीगेशन स्कीम्स जो होते हैं विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में, उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएँ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ले पाएँ। इसको हम लोग कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है ये, ताकि जो भी माइनर एंड मेजर इरीगेशन स्कीम्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ कर पाएँ। So this scheme was supposed to develop adequate delivery of the irrigation water up to the fields। तो इस स्कीम के अंदर ये आता है कि जो भी इरिगेशन वाटर होता है वो मैक्सिमम क्रॉप्स तक जा पाए, ताकि वाटर बीच में वेस्ट ना हो पाए। तो ये स्कीम जो है 1974-75 में आई थी।
तो ये कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन द इरिगेशन कमांड एरियाज। ये जो प्रोग्राम है इसके अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। उसमें उसका मेन एम था कि जो भी इरिगेशन कमांड एरियाज जो होते हैं, मतलब जहाँ भी इरिगेशन की ज़रूरत होती है, जिन क्रॉप्स को रेनफॉल के अलावा ग्राउंड वाटर के अलावा वाटर की ज़रूरत होती है जो कि इरिगेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ एरियाज़ को वहाँ के एरियाज़ को इरिगेशन मैक्सिमम उनको प्रोवाइड किया जाए थ्रू द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स। तो देखते हैं किन किन तरह से ये स्कीम इनको प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल्स एंड फील्ड ड्रेन्स। तो ये लोग फील्ड चैनल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं उनको एक कनेक्ट करता है, या फिर फील्ड ड्रेन्स होते हैं जो भी बचा हुआ पानी क्रॉप से आकर वहाँ पर कंजर्व हो जाता है ताकि वो फिर से हम लोग यूज़ कर पाएँ। लैंड शेपिंग वेरेवर नेसेसरी, लैंड को ये लोग शेप करते हैं ताकि वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में इन्फिल्ट्रेट हो पाए और वाटर वेस्ट ना हो। इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर टू इंश्योर इक्विटेबल टू एंड अश्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग। जो भी वाटर होता है उसको हम लोग रोटेट करते हैं वापस से, उसको फिर से क्लीन करके जो भी वाटर रन ऑफ होता है क्रॉप्स को पहुंचने के बाद उस वाटर को हम लोग फिर से यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि वाटर ज़्यादा भी खर्चा नहीं होता और उसी वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करके फिर से रिसाइकिल के टाइप में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड जो हैं वो कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनाती है। बट द CAD प्रोग्राम वॉज नॉट पर्टिकुलरली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दिस ट्री कंस्ट्रेंट्स। उन्होंने वो किया था कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन इट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज द वाटर सप्लाई एट द आउटलेट वाज अनरिलायबल। जो भी वाटर सप्लाई होता है वो अनरिलायबल था, मतलब वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं था, वो कभी भी आता था कभी भी जाता था। इसकी वजह से ये प्लान फेल हो गया। द अवेलेबल टेक्नोलॉजी वाज कुड नॉट बी अडॉप्टेड प्रॉपर्ली। जो भी टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा फार्मर्स जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं ज़्यादातर, तो जो भी टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो इससे भी ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद फार्मर्स पर्टिकुलरली डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्कीम। फार्मर्स को ये स्कीम ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो उन्होंने भी स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दिस प्रोग्राम फेल हो जाने के बाद इस प्रोग्राम को फिर से रीनेम और रीस्ट्रक्चर्ड किया गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम CADWMP के नेम से April 1, 2004, पहले 1974-75 में, अब April 1, 2004 में इसको रीनेम और रीस्ट्रक्चर किया गया। द स्कीम वॉज फर्दर रीस्ट्रक्चर्ड एंड वॉज थ्रोन टू स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट इन 2008-2009। तो पहले तो इसको बनाया गया, रीस्ट्रक्चर और रीनेम किया गया 2004 में, और स्टेट्स के लिए इसको दिया गया ताकि वो लोग इम्प्लीमेंट करें 2008 एंड 2009 में। So currently, Command Area Development Program has also been amalgamated with the AIBP to reduce the gap between the irrigation potential that has been created and that is utilized. तो Command Area Development Program जो है वो कई तरह के mergers करते हुए जो भी इरिगेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करता है आज भी। तो ये हुआ, हम लोगों ने आज कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए कि क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए, क्रॉप कितना चाहिए उनको वाटर रिक्वायरमेंट, और इरिगेटेड क्रॉप्स जो होते हैं उनको कितना वाटर चाहिए, उनकी लिमिट क्या होती है, और जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, जैसे सनशाइन, टेम्परेचर, एवापोरेशन, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर ज़्यादा धूप है तो वाटर ज़्यादा एवापोरेट हो जाता है, उससे रेनफॉल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पानी हमें मिलता है। अगर टेम्परेचर ख़राब है तो मौसम मॉइस्ट ही रहता है, तो उससे भी सॉइल को मॉइस्ट रहने में मदद मिलती है, और ह्यूमिडिटी से भी सॉइल पर इफेक्ट पड़ता है। ऐसे कई सारे हमने फैक्टर्स देखे जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कमांड एरिया डेवलपमेंट, जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1974-75 में पहली बार कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, और उसमें कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को उन्होंने अपॉइंट किया था। उसमें उनके कई सारे गोल्स थे कि टेक्नोलॉजी से हम लोग इरिगेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएँ और फार्मर्स को ये कैसे समझा पाएँ। ऐसे कई सारे उन्होंने प्रोग्राम जो है वो दिए थे, लेकिन फाइनली ये जो सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि फार्मर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उसके बाद इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा फुल्ली इन लोगों ने यूज़ नहीं कर पाए। तो इसके बाद इस प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर किया गया, रीनेम किया गया कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से April 1, 2004 में। तो स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया 2008-2009 में। तो करेंटली ये कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है अच्छी तरह से। तो
आई होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा और इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छे से। अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।